जो वेलकम टू वी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स बेसिक का एक पेपर। तो बेसिक पेपर में आपको देखो बेटा, सेक्शन ए में 20 MCQs मिलेंगे 1 मार्क के। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। इसके अलावा बेटा आपको सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड स्टडी होंगी 4-4 नंबर की, और जिनमें जो सब पार्ट्स हैं वो 1-1 एंड 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी। तो चलिए सेक्शन ए में पहले देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो सबसे पहली चीज़ देखिए बेटा, 196 अगर हमारे पास है तो इसका अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो इसको 2 पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ दैट गिव्स 98, देन 2 पे 49, देन ये 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, तो 7 पे 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बने 149 के बेटा वो बने 2 दी पावर 2 इंटू 7 दी पावर 2। तो एक्सपोनेंट्स का सम कितना होगा 2 + 2। एक्सपोनेंट्स का मतलब बेटा पावर्स का सम पूछा था उसने, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, HCF ऑफ 12, 21 एंड 15। HCF पूछा गया है 12, 21 एंड 15 का। ठीक है जी। तो 12, 21 एंड 15, तो 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, देखो बेटा 12 जाएगा हमारा 2 पे तो 6, फिर 3 पे 2, 2 पे 1। चलिए, तो ये अगर 2 दी पावर 2 इंटू 3। ठीक है। एंड देन जो आपका है 21 3 पे चला जाएगा, 3 7 जा 21। ठीक है जी। और 15 जाएगा 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है जी। तो 3 इंटू 5 एंड क्लियर हो रहा है बेटा, 3 सभी में आ रहा है। ठीक है जी। 3 इंटू 7 आ रहा है, तो 3 सभी में आ रहा है। इट मीन्स जो HCF है दैट इज़ 3। तो HCF तो 3 आ गया आपका। ठीक है। अब HCF 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और LCM पूछा है तो LCM कौन सा होगा? LCM इन तीनों का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, HCF सेपरेट रख लो 3, और जो नंबर बच गए 4, 5 एंड 7 सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 दी पावर 2 कितना हो गया 4, एंड देन 5 एंड 7, ये हो गया 35, और ये हो गया 3 4 जा 12। तो 12 इंटू 35 दैट गिव्स यू 420। तो दिस इज योर आंसर सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 3 बेटा। अगर यहाँ पे क्यूबिक की जगह पे क्वाड्रेटिक होता तो आंसर 2 होता, अगर लीनियर होता तो आंसर 1 होता। ठीक है। पर यहाँ पे क्यूबिक पूछा है तो क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखो, AX³ + BX² + CX + D = 0। तो आंसर क्या आएगा इसका 3। क्यूबिक में पावर जो मैक्सिमम रहती है वो 3 रहती है। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = 8 डू नॉट हैव सोल्यूशन इफ। अब इनमें से कौन सी कंडीशन सही है वो आपको चेक करना। तो देखिए नो सोल्यूशन का केस यहाँ पे है, डू नॉट हैव सोल्यूशन का मतलब है नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन आपको अगर याद हो तो बेटा ये बनता था पैरेलल लाइंस में। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, दैट इज A1/A2 = B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है जी। तो आपको 3 कंडीशन है, 3.4 टेबल है शायद आपकी 3rd चैप्टर में, याद नहीं है मुझे, 3.4 ही है शायद टेबल। ठीक है। तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें 3 कंडीशन है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। तो इन पे क्वेश्चन जरूर आता है आपको। तो चलिए इसको चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज़ है बेटा, जो x के साथ है दैट इज़ a, यहाँ पे भी x के साथ जो है दैट इज़ a। अब इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2। अब y के साथ जो लगा है दैट इज़ B1, और जो y के साथ यहाँ पे लगा है कोफिशिएंट दैट इज़ B2। ठीक है जी। तो A1/A2 की वैल्यू होगी 3/6। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका 3 था और इसका 6 था x के साथ। अब y के साथ यहाँ पे क्या है 5, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, और इधर क्या है k, तो k लिख देंगे। ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 5 × 6/3। ठीक है। इसको नीचे ले आओ, इसके ऊपर ले जाएंगे, और इसकी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी तो 2 पे कटिंग होगी, तो 5 2 जा 10, तो k इक्वल्स टू 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ द कंडीशन। जब ये वैल्यू k की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो नो सोल्यूशन के केस बनेगी। ठीक है बेटा। तरफ चलते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 5 = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रूट, नो रियल रूट एंड मोर देन 2 रियल रूट्स, ये से पूछा गया है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें तीनों कंडीशन में से कोई भी हो सकती है, तो आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा इसे। तो देखिए बेसिकली क्या है, आपको इसमें से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। आपको डिटर्मिनेंट अगर नहीं फाइंड आउट करना आता तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, AX² + BX + C = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको क्या करना है, B² - 4AC की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है जी। अगर तो B² - 4AC की वैल्यू पॉजिटिव आई
जीरो से बड़ी आई तो आप लिखोगे टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है जी। और अगर आपकी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई तो आप लिखोगे टू इक्वल रूट्स, ठीक है। और अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आई यानी कि नेगेटिव आ गई तो आप लिखोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये वाली कंडीशन। अब इसमें क्या करोगे बेटा आप सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लगा है वो ए है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो मतलब 1 लगा हुआ है। एक्स के साथ भी कुछ नहीं लगा हुआ तो आप लिखोगे बी की वैल्यू 1 हो गई। चलिए तो अब सी फॉर छड़ा याद रख लो, छड़ा मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे है -5 और साइन लेना है साथ में, ठीक है, ये भी याद रखना। तो सी की वैल्यू होगी -5। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 8 मीन्स 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू है -5, तो कितना होगा बेटा, देखो 1 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो 4 5 या 20, तो 20 + 1 कितना आ गया 21, तो √21 आंसर आएगा। तो ये रूट में होता है ना एक्चुअली में, ठीक है, तो रूट में पॉजिटिव नंबर आ सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन बन गई क्योंकि पॉजिटिव वाला केस बन गया हमारे पास, तो टू डिस्टिंक्ट रूट वाला आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन में देखिए बेटा, 6 में आपको बोल रखा है इन द फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी इफ़ ए डी इज इक्वल टू 3। पहले तो आपको ये डायग्राम देख के समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बीपीटी का क्वेश्चन आया है, ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ यहाँ से ए डी अपॉन डी बी, बीपीटी याद है ना सभी को, ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो ये जो सेंटर वाली लाइन जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने थर्ड साइड के, तो अदर टू साइड्स को बराबर रेशो में बांटती है, यही तो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आपको ए डी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ए डी की जगह पे 3 पुट कर देंगे अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है, नहीं दे रखी, तो यहाँ पे पूछा होगा। अच्छा एक और चीज़ होती है, अगर आपको मान लो यहाँ डी बी नहीं दे रखा, आपको दे रखा है ए सी, तो आप यहाँ सॉरी ए बी, क्योंकि ए डी के साथ क्या आ रहा है, ए बी आ रही है पूरी साइड, तो ए बी लिख दोगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ए डी अपॉन डी, डी बी की जगह पे आएगा ए बी अपॉन ए ई अपॉन पूरी साइड लोगे तो ए सी, ठीक है बेटा। तो बीपीटी इसमें भी प्रूफ हो जाती है हमारे पास, क्योंकि ये तो रेशोज़ हैं, लेंथ थोड़ी है, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन ए बी की वैल्यू है 7 इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, ठीक है, ए ई की पूछी है आपसे तो आप ए ई लिख दोगे यहाँ पे, और ए सी की वैल्यू ई सी की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है जी। तो आप तो सीधा रख के भी हम कर सकते हैं अगर इसको चेंज ना भी करें, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू आपको ढूंढनी है, ई सी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ई सी की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ, चलिए, तो ई सी की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, देखो दैट इज़ 3 3 या 9/7, तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी 9/7, तो 9/7 अप्रॉक्सीमेट कितना बनेगा बेटा, 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, तो अप्रॉक्सीमेट जो है ए ई किसके बराबर आएगा, 2 सेंटीमीटर के, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। तो ये ए बी और सी डी जो है हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जो सेंटर से पास कर रहे हैं, उसके ओ बी ओ डी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है, ठीक है जी। और आपको दे रखा है द ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ बी डी आर, तो आपको इन दोनों कंडीशन में से बताना है कि क्या होगा वो। एक तो बोला है उसने इक्विलेटरल होगा बट नॉट सिमिलर, दूसरा लिखा है आइसोस्केलस बट नॉट सिमिलर, तो अच्छा इसमें सी कंडीशन भी होगी कहीं ना कहीं पे, हाँ सी कंडीशन है इक्विलेटरल एंड सिमिलर और डी कंडीशन है आइसोस्केलस एंड सिमिलर। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन को पहले तो कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो बेटा, तो हमारे पास क्या है, ये साइड्स देखो, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा रेडियस। तो ये साइड मैं बोलूँ इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली होगी, ठीक है। ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है बेटा, ये भी 45 हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन है, एस ए एस कंडीशन लग रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो सिमिलैरिटी भी हो जाएगी एस एस से, ठीक है। तो सिमिलर तो है ये, ठीक है। अब सिमिलर है और ये साइड इसके बराबर है, इसके तो है ही है, और ये इसके भी बराबर होगी, इट मीन्स ये आइसोस्केलस भी है, ठीक है जी।
तो सिमिलर एंड आइसोस्केलस, ये कंडीशन जहाँ पे भी होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा होगा आइसोस्केलस एंड सिमिलर, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए बेटा तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है सभी को, दैट इज x1 + x2/2 comma y1 + y2/2. What is x1, y1? These are the x1, this is x2, this is y1 and this is y2. कोऑर्डिनेट्स है बेटा, ठीक है जी। तो फर्स्ट के आप x1 y1 लोगे, सेकंड के x2 y2। तो इस मीन्स के -5 में अगर मैं प्लस कर दूँ -1 और इसको डिवाइड करूँ 2 से, और दूसरा यहाँ पे हो गया -1, सॉरी -1 क्यों, 3 लेंगे बेटा, क्योंकि इसका 7, y1 की वैल्यू है 7 प्लस 3/2। चलिए, तो ये आपके मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा -6/2 यानी कि -3, और कोमा डाल के आ जाएगा आपका 10/2 यानी कि ये 5। तो -3,5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। -3,5 ये रहा, तो ये दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप याद रख लो कहीं पे, अगर आपको नहीं बताया गया है या आपने नहीं याद किया तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं उसमें, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, तो ये आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए। इफ ओ ए इज इक्वल टू 6 एंड ओ बी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़। तो टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट होता है बेटा, किसी भी सर्कल का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो इट मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको दे रखा है ओ ए 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 6 दे रखा है, और ये आपको 3√3 दे रखा है। चलिए, तो बहुत क्लियर है ये क्वेश्चन। इसको अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में बना लूँ, ठीक है, थोड़ा मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने 6 है आपका। ठीक है, तो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, और आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 3√3। आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से बताओ। दैट इज़ हाइपोटेन्यूज के इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू डाल दो, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यानी कि अभी फाइंड आउट करना है, दैट इज़ b² इक्वल्स टू प्लस 3√3 का स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का 36 हो गया, बेस स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 3 27, तो 27 आ जाएगा। अब 27 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 36 - 27। चलिए, तो b² की वैल्यू यहाँ से आएगी, यानी कि बेस की वैल्यू आ जाएगी √36 - 27। तो कितना आएगा बेटा, देखिए 9 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 9 का रूट कितना आएगा, 3। तो इट मीन्स जो आपका बेस रहेगा, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 3। तो 3 है ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला 10th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 30 × tan 60। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है बेटा, तो √3 से √3 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, जो वैल्यूज़ वाला है। ठीक है जी, जैसे sin 30 क्या होता है, दैट इज़ 1/2, sin 60 दैट इज़ इक्वल्स टू √3/2, sin 45 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√2। ऐसे ही आप cos 30 दैट इज़ इक्वल्स टू √3/2, cos 60 ये आपका आएगा 1/2, cos 45 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√2। देन 90 पे वैल्यू होती है sin 90, cos 90, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 91 0 होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। 11th पे चल, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक पे ही आ रखा है। 11th क्वेश्चन जो है दैट इज sin 0 × sin 1 डिग्री × sin सोन अप टू sin 90 तक है। ठीक है जी, इसे सारे मल्टीप्लाई करने हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, sin 0 0 होता है। अब 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी कर दो तो आंसर 0 ही आना है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो sin 0 मल्टीप्लाई sin 1 × sin 2 सोन अप टू sin 90, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब की कुछ भी वैल्यू हो बेटा,
मान लो अपनी तरफ से ले रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू 1 होती, इसकी वैल्यू 2 होती, ये सारे मल्टीप्लाई होते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी कर लो बेटा, वैसे तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच बीच में आएगी, ठीक है, पर यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ वैल्यूज़, पर यहाँ पे साइन 0 लिख दिया बेटा, तो साइन 0 का मतलब क्या होगा, 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो खुद को उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। इट मीन्स मेरा जो आंसर है वो क्लैरिफिकेशन से ही आ रहा है कि 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो याद रखो, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बच्चा 1/2 लिखाता है, 1 लिखाता है, पर उसके दिमाग में नहीं आता कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है बेटा, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन अब वैल्यू पे ही क्वेश्चन आ रखा है आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दैट इज़ √3/2, और माइनस करना इनमें से साइन 60 इज़ √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज़ 1/2। तो ध्यान से देखो बेटा, यही दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों माइनस में, तो आंसर ऑब्वियसली क्या होने वाला है, जल्दी बताओ क्या होने वाला है, 0। कैसे होगा इसका आंसर, अगर मैं निकालूँ तो वो आएगा √3/4 माइनस √3/4। तो √3/4 में से √3/4 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसका भी आंसर है 0। अब ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम पे कोई क्वेश्चन आए आप 0 ही याद रख लो, नहीं, आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, उसने दे दिया कि एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154, फाइंड इट्स पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154 देन इट्स पेरीमीटर इज। तो एरिया आपको दे रखा है 154, एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है सर्कल का, दैट इज़ πr², दैट इज इक्वल्स टू 154 के बराबर आपको दे रखा है। तो 154 जो है इसमें दो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ 14 × 11, ठीक है बेटा। और पाई की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 22/7। अगर मुझे r² निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 154 को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, और पाई की वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए, दैट इज़ 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, देखो 11 2 जा 11 14 जा, और 2 पे इसकी कटिंग हो जाएगी, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 7 7 जा 49 आ गया, ठीक है बेटा। तो कटिंग की है सिंपल सी मैंने, और मेरे पास r² की वैल्यू 49 है। आप खुद ही बताओ, r² 49 है तो r कितना होगा बेटा, 7 के बराबर हुआ, ठीक है। तो नाउ r इज़ 7। अब मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज़ 2πr। अब 2 × 22/7 इंटू r यानी कि 7, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44। तो इसका आंसर होने वाला है 44 सेंटीमीटर। तो चलिए अब तक के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14th में, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 × साइड है ना, ये दोनों अगर बराबर हैं तो आपको क्या करना है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ r और a का, ठीक है। कैसे करूँगा, दैट इज़ r इज इक्वल्स टू 4/2π × a, है ना। तो अभी अगर ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में डाल दूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, πr², ठीक है। तो πr² में अगर मैं वैल्यू डालूँ तो दैट इज़ पाई, एंड r का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे r की, दैट इज़ 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, a का स्क्वायर a², ठीक है। और रुको बेटा थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू r का स्क्वायर यानी कि 4/2π का स्क्वायर करना है, और a का भी स्क्वायर करना है, तो a² आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सर्कल a² किसका होता है बेटा, दैट इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड इनटू साइड। तो इससे ऑलरेडी इतना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये पाई से अगर मैं एक पाई काट भी दूँ क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो दैट इज़ 16/2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्यों, 4 टाइम्स होगी, ठीक है। तो कितना रहेगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना ज़्यादा होगा बेटा। तो इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, साइड के स्क्वायर से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 15th क्वेश्चन देखिए, एम्पिरिकल रिलेशनशिप पूछा आपसे मीन मॉड मीडियन का।
सेंट्रल टेंडेंसी जो है इन्हीं को बोलते हैं, मीन मॉड एंड मीडियन को, ठीक है। तो मीन मॉड मीडियन का जो रिलेशन होता है वो आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ा करो बेटा, उसी में से पेपर आता है। तो इसमें देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, कई बार ये रिलेशन थोड़ा घुमा के पूछते हैं बेटा, तो वो भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ से अगर मैं मॉड को इधर ले जाऊँ, ठीक है, और 2 मीन को इधर ले आऊँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये दिखे या ये दिखे तो यही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा है मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन पूछा है आपसे, ठीक है। तो मीन का एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मेथड वाला याद रखना है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी फॉर्मूला मेरे ख्याल से, अच्छा यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। तो ग्रुप डाटा अगर आ गया तो आपका आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है। और अगर आपको नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है तो आपकी समेशन एक्स आई अपॉन एन आंसर होता, ठीक है। परंतु ये आंसर नहीं है, अभी याद रखो। अगर आपको रैंडम वैल्यूज़ दे रखी है, मान लो 2,3,2,3,4,5,6 ऐसे कुछ दे रखा है, और इनका मीन पूछा, तो आप क्या करते हो, इन सभी को प्लस करते हो, फिर जितने ये नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर दोगे, सभी को प्लस करके और किससे, नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये कब रहता है बेटा, जब हमारे पास ये डाटा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, ठीक है जी। परंतु अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है ग्रुप्ड डाटा की, अब ये ग्रुप्ड नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप डाटा की अगर पूछा है तो उसमें यही रहता है डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।